वेलकम टू पांडर एकेडमी। तो आज इंडियन नेशनल मूवमेंट सीरीज के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद आगे आगे का जो टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद आगे का। तो ये 1919 का जो टाइम था, इस टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो ख़त्म होने वाला था। ठीक है। वो 1914 से 1918 के बीच में चला था। तो ये जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद एक संधि हुई थी, उसका नाम था सेवर्स की संधि। तो सेवर्स की संधि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुई थी। और मित्र राष्ट्र के साइड का जो लीडर था ब्रिटेन था, और टर्की जो था ये धुरी राष्ट्र के साइड से लड़ा था। ठीक है। तो एक्चुअली ये संधि ब्रिटेन और टर्की के बीच में हुई थी। इसमें चूँकि ब्रिटेन जीता वो साइड था, तो टर्की को जो भी संधि की शर्तें थी उसको मानना पड़ा था। और उसका शर्तों के मुताबिक जो शर्त थी, उसके मुताबिक जो टर्की था उसका पार्टीशन कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था। और उस टाइम जो टर्की का सुल्तान हुआ करता था, टर्की का सुल्तान, उसको खलीफा बुलाया जाता था, खलीफा। और खलीफा को पूरा मुस्लिम दुनिया अपना मुस्लिम लोग पूरी दुनिया के इसको अपना धर्मगुरु मानते थे। तो सेवर्स की संधि में जो खलीफा का जो पोस्ट था यही ख़त्म कर दिया गया, और खलीफा के सारे अधिकारों को छीन लिया गया, जिससे पूरे विश्व के मुसलमानों में नाराज़गी थी। ठीक है। तो ये उसका बैकग्राउंड हुआ कि खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था। तो इसके विरोध में भारत में भी मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया। वो मतलब जो ये अपमानजनक संधि हो रही थी तुर्की के साथ, उसके विरोध में थे। और वो चाहते थे कि खलीफा के साथ न्याय किया जाए, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश हुआ जाए। ठीक है। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हुई थी, और उसको अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस टाइम गांधी जी जो थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम खलीफा के विरोध में, खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा है, खिलाफत आंदोलन, अगर इसमें मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं तो मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में सफलता प्राप्त होगी। तो इसको सोच के उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, और इसको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसको उपयुक्त समझा, और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। ठीक। तो इसके बाद जब इन्होंने ऐसा किया, तो मुस्लिमों को भी लगा कि एक जो ऑल इंडिया लेवल पर एक लीडर है वो इसके सपोर्ट में आ रहा है। तो उन्होंने गांधी जी को अपना अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का, जो उन्होंने नवंबर 1919 में बनाया था, उसका पहला अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया। तो गांधी जी की अध्यक्षता में इसका पहला अधिवेशन हुआ। और उसके जो और भी कुछ जो प्रमुख लीडर थे, जैसे मोहम्मद अली हो गए, शौकत अली, इन दोनों को अली बंधु भी कहा जाता है, अली बंधु। तो और अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये सब खिलाफत आंदोलन से जुड़े जो प्रमुख नेता थे। और उस दौरान अब्दुल कलाम आज़ाद ने, उनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था अल हिलाल, और अली बंधुओं की पत्रिका थी, उसका नाम था कॉमरेड। तो अल हिलाल और कॉमरेड के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी ये खिलाफत आंदोलन के रिगार्डिंग, और इसके लिए अपना जनाधार तैयार किया था। तो ये बेसिक था कि खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, सेवर्स की संधि किसके किसके बीच में हुई, खिलाफत आंदोलन के जो पहला अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी। ये स्टार्ट कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1919 को। और इसमें दो की, उस टाइम मौलाना आज़ाद की कौन सी पत्रिका थी, अल हिलाल, और मोहम्मद अली और शौकत अली की कौन सी पत्रिका थी, तो कॉमरेड। और इसकी सफलता क्या है, तो सफलता ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन को में मुस्लिमों को जोड़ने में गांधी जी को सफलता मिली थी, परंतु इसके साथ साथ उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगता है खिलाफत आंदोलन में शामिल, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था।
ये पूर्णतः एक धार्मिक आंदोलन था, और चूंकि गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था तो उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगता है। तो एक बेसिक बात हो गई खिलाफत आंदोलन के बारे में। इसके बाद अगला जो आंदोलन था वो है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो फॉर्मल स्टार्ट हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को इसके औपचारिक स्टार्ट हुआ था। और इसके लिए जो प्रस्ताव है, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ऐसे जनरली कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर मंथ में होता था, लेकिन इस बार एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया था और ये सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में। उसमें यह प्रस्ताव पेश किया गया था कि हम लोग असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं। तो उस प्रस्ताव के फेवर में कुछ लोग थे और अगेंस्ट में कुछ लोग थे। तो उस प्रस्ताव का जो विरोध करने वाले लोग थे, ये अगेंस्ट वाला है, तो उस प्रस्ताव का जो विरोध करने वाले लोग थे एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब इस असहयोग आंदोलन के विरोध में थे। और इतने विरोध में थे कि इसके चक्कर में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था, एनी बेसेंट और ये सब जो भी है। और इसके समर्थन में थे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, ये सब इसके तो इस सब के समर्थन में थे कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए। इसका रीजन क्या बताया गया, तो सबसे पहले ये खिलाफत आंदोलन के कारण देश में एक राष्ट्रव्यापी एकता कायम हुई थी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में, तो गांधी जी उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। दूसरा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था उस टाइम, तो उसके कारण भी पूरे देश भर में नाराज़गी थी। इसके अलावा भी जैसे उस टाइम आप बताया था कि गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि मिली थी। तो सर्जेंट की उपाधि किस लिए दी गई थी कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने में ब्रिटिश की मदद की थी, और उसके बदले में ब्रिटिश ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के हितों के बारे में बात किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हो गई, तो जिससे गांधी जी का भी मोह भंग हो चुका था ब्रिटिश शासन के प्रति। और चूँकि विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो महंगाई और बेरोजगारी भी उस टाइम अपने चरम पे थी। तो इन सब रीजन की वजह से असहयोग आंदोलन का बेस तैयार हुआ था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की जो फॉर्मल स्टार्ट कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर दिसंबर 1920 को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। तो उस टाइम भी इसका प्रस्ताव रखा गया था और उसके अगेंस्ट में ये थे, उस फेवर में ये थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या घटना हुई थी, तो गांधी जी को जो कैसर हिंद की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिली थी, उन्होंने भी ऐसा ही उपाधि वापस कर दी। और चूँकि असहयोग आंदोलन में ये भी था कि ब्रिटिश शिक्षण प्रणाली का भी बहिष्कार किया जाएगा, तो उसके कारण देश में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने थे, जैसे बहुत सारे विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, ये सब की स्थापना हुई थी, उस टाइम स्थापना हुई थी। और उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था कि ब्रिटिश प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जाए। तो ब्रिटिश प्रोडक्ट का बॉयकॉट में सबसे ज़्यादा हुआ था, सक्सेसफुल जो था, सबसे ज़्यादा सफल जो हुआ था ब्रिटिश कपड़ों का बॉयकॉट, कि जो विदेशी वस्त्र है उसको जलाया जाए, उसकी होली जलाई जाती थी। तो इस घटना को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि ये निष्ठुर बर्बादी है, कि कपड़ों को जलाना निष्ठुर, क्योंकि जिस देश में अधिकतम लोगों के पास न भोजन है न सही से वस्त्र है, उस देश में अगर आप कपड़ों को जला रहे हैं तो एक तरह से गलत कर रहे हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ भी घटनाक्रम थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो उस टाइम घटना हुई थी वो थी चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था कि सबसे पहले ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। गोरखपुर के पास एक पुलिस स्टेशन था, उसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो
इसका रिएक्शन तब आया था कि जब उस एरिया में असहयोग आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था। ठीक है, जब शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था वहाँ पर, तो पुलिस वालों ने उस पर ओपन फायरिंग कर दिया था, गोली चला दी थी, तो जिससे लोग नाराज़ होकर पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। तो गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए थे और दुखी होकर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया था। तो 1 फरवरी 1920 को स्टार्ट हुआ था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए कि ये असहयोग आंदोलन जो था सक्सेस था या फेलियर था, तो चूँकि इसको फेलियर ही कहा जाएगा क्योंकि इससे बहुत कुछ ज़्यादा हासिल तो हुआ नहीं था और ऊपर से मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट इससे नहीं निकला था। तो इसको, लेकिन ये था कि इस आंदोलन के कारण कांग्रेस की पहुंच अब देश में प्रत्येक लोगों तक हो गई थी। जन जन जो कांग्रेस पहले एलिट क्लास के लिए थी, अब वो जन कांग्रेस बन गई थी। तो ये एक उसकी सफलता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक फेलियर था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी क्या था? तो कांग्रेस का 2 गुट हो गया था। उससे पहले हम लोग एक बार देख चुके कांग्रेस का 2 गुट, गरम दल और नरम दल, लेकिन इस बार का ग्रुप जो है चेंजर और नो चेंजर। तो चेंजर मतलब जो परिवर्तनवादी थे और नो चेंजर हो गया जो अपरिवर्तनवादी है। तो चेंजर का मानना था कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन सिर्फ कुछ नहीं होगा, हम लोग को राजनीति में भी आना चाहिए और साथ में चुनाव लड़के फिर वहाँ से फिर भारतीय हितों के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो नो चेंजर ग्रुप था वो उनका कहना था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग, और बिना चुनाव लड़े जो गांधी जी के जो, चूँकि असहयोग आंदोलन रुक चुका था, तो गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव काम है, जिसे रचनात्मक कार्य जो भी कह सकते हैं, कि जैसे उनका चरखा चलाना या फिर अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना या फिर नशीले पदार्थों का विरोध, तो इस तरह का जो भी उनका काम था उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चेंजर ग्रुप का मानना था कि नहीं, हम लोग इलेक्शन में पार्ट लेंगे। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस में विभाजन हो गया और चेंजर ग्रुप के जो लीडर थे वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, और नो चेंजर ग्रुप में सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, श्री राजगोपालाचारी, ये सब नो चेंजर ग्रुप के थे, अपरिवर्तनवादी। ठीक है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस से अलग जाके एक पार्टी बनाई थी CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। उसका नाम रखा था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसका पॉपुलर नाम है सिर्फ स्वराज पार्टी। तो इसके संस्थापक हो गए CR दास और मोतीलाल नेहरू। मार्च 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और इन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा सेंट्रल असेंबली का, तो 42 सीटों पर इन्हें जीत हासिल हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया स्वराज पार्टी के बारे में। अब जो नेक्स्ट मेजर टॉपिक है, स्वराज पार्टी का भी कुछ कुछ काम था, तो बट वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा इस तरह के एग्ज़ाम के लिए, तो उसको हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन की सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। इसका गठन हुआ क्यों था? तो 1919 में जो आया था भारत शासन अधिनियम, तो हर 10 साल पे, जैसे इससे पहले 1909 में आया था, अब 1919 में आया, तो हर 10 साल पे भारत शासन अधिनियम चेंज हो रहा था। तो उसकी समीक्षा के लिए कि 1929 में जब आएगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए साइमन कमीशन, एक जज थे जॉन साइमन नाम से, तो उनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय 7 मेंबर वाली एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसको लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे मेन प्रॉब्लम था कि इसमें सारे के सारे लोग ब्रिटिश ही थे, इसलिए इसको वाइट कमीशन भी कहा जाता है साइमन कमीशन को। तो डिसाइड करना था इंडियंस के बारे में, इंडियंस के फ्यूचर के बारे में, लेकिन उसमें एक भी इंडियन शामिल ही नहीं है, सारे के सारे ब्रिटिश हैं, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था।
साइमन कमीशन का विरोध के लिए कांग्रेस का दिसंबर 1927 में एक मद्रास में अधिवेशन हुआ था। हर साल दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। तो दिसंबर 1927 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें इस विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। और पंजाब में उस विरोध को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जब पंजाब में विरोध को, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी। और इसके बारे में एक और बात है कि जो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। तो जब इनको ये विरोध कर रहे थे तो लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान ये घायल हो गए थे, और जिसके कारण कुछ टाइम के बाद नवंबर में जाके इनकी मौत हो गई थी। तो वो इन्होंने मरते के टाइम ये बोला था कि मतलब मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो ये लाला लाजपत राय का एक कथन है, ऐतिहासिक कथन, कि मेरे ऊपर जो लाठियाँ के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो साइमन कमीशन चूँकि वाइट कमीशन, लेकिन फिर भी विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने अपना मई 1930 में अपना रिपोर्ट पेश कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था इसको डिस्कस करने के लिए। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा जब कांग्रेस ये क्यों हो रहा था साइमन कमीशन का गठन, जीओआई एक्ट 1919 की समीक्षा के लिए। तो कांग्रेस उस टाइम ब्रिटिश के जो वाइसराय थे उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया था कि हम ही ये मतलब जो लॉ वगैरह ये बना सकते हैं, क्योंकि तो आपके पास ऐसा कोई है ही नहीं, कैपेबल आदमी ही नहीं है जो कि इस तरह का कोई लॉ बना सके या संविधान टाइप का कुछ निर्माण किया जा सके। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू को ये काम दिया था और उनकी अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। 8 सदस्यीय जो भारतीय की जो मांग है या फिर भारत के लिए एक संविधान तैयार करने का उनको टास्क दिया गया था। तो इन्होंने 6 महीने का वक्त लिया था और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी कानून के रूप में। तो रिपोर्ट तैयार की थी, उसी का नाम है नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 ईस्वी को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे जैसे मोतीलाल नेहरू तो खुद थे ही, वो अध्यक्ष ही थे। उसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और भी कुछ लोग थे जैसे मंगल सिंह, अली इमाम वगैरह। तो ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस। मोहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें इंक्लूड करने के लिए उनको बुलाया गया था कि जो एक मतलब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें जिन्ना को इनवाइट किया गया था, बट जिन्ना ने आने से मना कर दिया था। और चूँकि इसलिए मना कर दिया था कि नेहरू रिपोर्ट में जो 1909 में मुस्लिमों को मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल, तो मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचक मंडल मिला था उस चीज़ को नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो जिन्ना इसलिए इसमें आने से मना कर दिया। उन्होंने एक अलग से अपना 14 सूत्री मांग रखी थी। तो नेहरू रिपोर्ट हिंदुओं की तरफ से एक तरह से कर सकते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से, और 14 सूत्री मांग मुस्लिम लीग या जिन्ना की तरफ से थी। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में था क्या, तो इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग थी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए इंडिया को। और इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए कांग्रेस को 31 दिसंबर 1929 तक का टाइम दिया गया था। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1928 ईस्वी में। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना था और दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो कांग्रेस नहीं बोलना, ब्रिटिश सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट की मांगों को मानने और उनको लागू करने का अल्टीमेटम दिया गया था। तो ये मांग ऑब्वियसली ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी और उसके विरोध में जब हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। इससे पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, लेकिन उसके आगे का जो डिमांड था वो पूर्ण स्वराज था। तो दिसंबर 1928 में लाहौर में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था
जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो उस रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया कि अब हमको नेहरू रिपोर्ट का डिमांड चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। अब कांग्रेस का कहना था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, और उसके लिए 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया, और उस दिन प्रण ले लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और उसके बाद प्रत्येक साल हम लोग 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ठीक है। और इसी कारण से अपना जो संविधान था 26 नवंबर को बनने के बावजूद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ताकि हम लोग इस इम्पॉर्टेंट डे को याद रखें। तो 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने का प्रण हुआ गया था। और इसके साथ ही एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।